अगर मुझ पर यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना, तोड़ूंगा ना ये वादे वफा, मैं ये वादे वफा, मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, कोई क्या मुझको समझाए, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं, क्योंकि सबको पता है मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। मेरा जो दिल करता है, कभी कभी गाना गाने तो गा लेता हूँ, कभी शायरी करने तो शायरी भी कर देता हूँ। तो बच्चे कहते हैं, तो चलिए, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, अन्यथा पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। हम जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, 5512 वाला और 2702 वाला। ठीक है, अगर हम बात करें, सिलेबस एक ही है दोनों का। 30 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का यूपी जीके, 15 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का जीके। 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो देखिए, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं। ये भी तो ये संकेत हैं जो लिखे हुए हैं, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। जैसे लिपि किसे कहते हैं, ये मैंने पढ़ा, ये क्या है? ये लिपि है, ये लिखी हुई है, देवनागरी लिपि है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो जैसे हम कहते हैं, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चय की हो रही है ना, सुब्रत को ढूंढत फिरे कभी कामी चोर है, वो अलग हो गया है ना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खड़के, खड़के को खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो भैया अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नींद मड़ी सैर पर आवत परियो प्रभात। मतलब उनके वस्त्र पीले हैं, संध्या का समय है, और वो जो है अपने मतलब जो है एक पर्वत पर खड़े हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो अभी सवेरा हो गया है, दिन निकल आया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार की हम बात करें तो आप जानते हैं जनु मनु मानो किस अलंकार में आता है? तो ये भैया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, और ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कहा प्रतिमान शब्द में समास बताइए। तो प्रति प्लस मान, यानी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरी जान, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? देखो भाई, ये कह रहे हैं आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अब यदि हम बात करें तो इसमें अल्प विराम आएगा। देखो, आनंद घर आया, थोड़ी देर के लिए ठहराव यहाँ लगेगा। तो आपका अल्प विराम की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 6, सॉरी सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं कोमा। कोमा बोलते नहीं, कोमा, उसको अल्प विराम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो स्वर संधि के उदाहरण की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो अन प्लस व यानी अनवय, ऑप्शन नंबर ए, ये स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति यानी छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है। देखो भाई, ध्यान दो, ये कह रहा है कि ये क्या है, पत्र है या प्रेस विज्ञप्ति है या परिपत्र है या कार्यालय आदेश है, क्या है जिसके अंतर्गत नियुक्ति पत्र दिया जाता है, छुट्टियों की स्वीकृति दी जाती है, या कोई पद में किसी का प्रमोशन हो जाता है।
तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो ये कार्यालय का आदेश होता है भैया। जब कार्यालय आदेश देगा तभी तो छुट्टी होंगी, छुट्टियों की स्वीकृति होगी, तभी तो आपकी नियुक्ति होगी जब कार्यालय की तरफ से आदेश आएगा, और तभी आपका जो है प्रमोशन होगा, यानी प्रमोशन को हम बोलते हैं पद वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा इस प्रकार है। इसमें कहा है कि कारक के भेद है। अरे भैया कितना हल्का क्वेश्चन है। कारक के भेद होते हैं 8, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, अधिकरण तत्पुरुष, इस तरह से, सॉरी वो तो समास बता दिए मैंने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदान से अलग होना ना। क्वेश्चन नंबर 10, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। देखो, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, एक तो यह है कि काम खत्म हो गया, जो थकावट थी उसकी वो दूर हो गई। पहली बात तो हमने ये समझी। और यदि हम बात करें तो कार्य पूरा हो गया, और पूरा होने का मतलब है पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा है, 11 में बोल रखा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के निसंदेह का बोध हो वहां काल होता है। देखो भैया, कोई क्रिया है, उस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में हो रहे क्रिया में मतलब वर्तमान की क्रिया हो, और वर्तमान में भी ऐसी क्रिया हो जिसमें संदेह हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें क्या कहा है, 12 में कहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। जो वाक्य होते हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यही पूछा है। तो 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगर मुझ पर यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना, तोड़ूंगा ना ये वादे वफा, में ये वादे वफा। क्रिया के मूल को कहते हैं, देखो भैया, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये क्रिया कहाँ से उत्पन्न हो रही है। भैया क्रिया बनती है धातु से, तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कछुआ धर्म और मारे शिष मोही कुठाब किसकी रचना है। देखिए, दो रचना, एक तो यह है कछुआ धर्म यानी धीमा, और एक है मारे शिष मोही कुठाब। ये दो रचनाएं हैं, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डार्लिंग। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय बताओ। अरे भाई, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो देखो जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है वही तो विधेय होता है। मेरा मित्र राकेश क्या है, बहुत अच्छा चित्रकार है, इसी पर तो जोर दिया जा रहा है, और यही आपका विधेय है, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा है, देख लो डार्लिंग। इसमें ये कह रखा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, मतलब एक दूसरे के विलोम है। अब वो कौन सा है जिसमें कि एक दूसरे के विलोम नहीं दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये पूछा है। देखो, विधि निषेध, मतलब एक तरफ विधि बना रिया एक तरफ मना कर रिया, ये ठीक है। आवाहन विसर्जन, बुला रिया है और बहा रिया, ये भी ठीक है। लेकिन आग्रह विग्रह ये बात आपकी गलत है, और अमीय हलाहल ये बात आपकी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें क्या कहा है, 17 में कह रखा है कि निम्नलिखित या निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह है, उसका चयन कीजिए। चलो भाई देखो, मैं पूरे 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको करने के लिए इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे रे, मत प्यार करो परदेसी से। कहना है हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा,
और हर वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा। ठीक है, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, हर वो चूकने वाला निशाना नहीं अच्छा, दिल देना सूझबूझकर होशो आवास में, परदेसियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। तो क्या किया भैया आंसर आपने इसका, जल्दी बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतहु बहु बधु पुत्र वधु सब एक दूसरे के पर्यायवाची। अब देखो यहाँ देखो, पत्र अलग चीज हो गई, पत्थर अलग चीज हो गई। यहाँ अगर हम बात करें, पानी अलग हो गया, ये राह डगर रास्ते के हो गए। पत्ता और पति दोनों अलग अलग हो गए, नहीं हो गए। चलिए आगे नेक्स्ट। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? ठीक है, कपट और कपाट की हम बात करें तो ये कपट कहते हैं ना, उसने मेरे साथ छल कपट किया है, तो ये हो गया धोखा। और कपाट बोलते हैं दरवाजे को। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लगता है। भाई उपसर्ग उसे ही तो कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगेगा या आगे जुड़ता है। लो, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। तो इस वाक्य में जो रेखांकित अंश है वो क्या है? अरे भैया, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं हम। लंका का जो रावण था वो बहुत ही विद्वान था, तो ये संज्ञा वाली बात होगी, मतलब कुल मिलाकर के ये संज्ञा पद हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क है डार्लिंग, प्यार से आप उत्तर दे देना, कहना सर क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होती है। शब्द होती है, वर्ण होती है, या मात्रा होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार ऐसा करूंगा जैसे एक पार्क में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता है, ठीक उसी तरह से मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपको उत्तर भी दूंगा। निम्न में से निम्न में कंठीय वर्ण है। कंठीय वर्ण का मतलब यह है जिनको बोलने पर हमारे कंठ से आवाज निकलती हो। आ, है, विसर्ग। बोल के देख लो। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, तो देखिए भैया, महाप्राण की अगर हम बात करें तो हर व्यंजन, उसका मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। आपका जय महाप्राण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। यदि आपको कोई व्यक्ति बिना पलक झपकाए देख रहा है तो उसी कंडीशन को तो पूछ रहा है कि बिना पलक झपकाए, इसके लिए इसको बोलते हैं निर्निमेष, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे आगे क्या रखा है भाई कि गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक उत्तर देने हैं। बड़ा लंबा चौड़ा गद्यांश दिया भाई, चलो पढ़ना शुरू करो। देखो पढ़ो इसे। आजकल पढ़े लिखे युवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेश में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे, समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है
और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की जिंदगी और वहाँ की यथाकथित सभ्यता में इतने इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे पड़ोसियों सगे संबंधियों अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में एक दो बार, इसके बाद क्रम से धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहना ही क्या, कुछ को छोड़कर ज्यादातर के यही हाल है। इनमें से उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और न विदेश में भेजने वाले अभिभावक ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही यह कमी रह गई हो। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाले ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जमकर इसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना ही नहीं चाहते। बच्चों को शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई के डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते। बच्चों के वियोग से अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। अरे भाई, थोड़ा लंबा था पर बड़ा अच्छा था, इसने दिल झकझोर करके रख दिया है। होते हैं ना बहुत से बच्चे, माँ बाप बड़ी खुशी खुशी भेजते हैं बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए, वो वहीं पर सेटल हो जाता है, कुछ दिनों तो माँ बाप को याद करता है, उसके बाद नहीं करता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना। अच्छा था, कोई नहीं, आप ऐसा मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा है इसमें, इसमें कह रखा है 26 में कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा है 27 में कि विदेश में जो बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण गलत, गरीबी और अभावों के कारण ये भी गलत है। जग हंसाई से बचने के कारण शिकायत नहीं करते, क्योंकि भेजते तो वो ही है ना उनको विदेश में। तुझे चंदा कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते, अपनी पुराने जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन दोषी है। तो भैया इसके लिए दोषी है दो पीढ़ियों का अंतराल, क्योंकि वो दूसरी पीढ़ी के हैं, तुम दूसरी है। वो पुराने जमाने के ख्यालात रखते हैं, आप मॉडर्न जमाने के ख्यालात रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसे व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती, ठीक है। तो किस प्रकार के, तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी उनके बच्चों के मतलब रहन सहन, खाना पीना, नहाने, चाल चलन, ऐतराज और कटाक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
क्वेश्चन नंबर 30। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? ठीक है, तो भैया इसके लिए दोषी है अधूरे संस्कार। ठीक है, अगर पूरे संस्कार दिए होते तो बच्चा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के चलेंगे। देखो, एक एरिया दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखो 46, 41, 35, 30, यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ये हमसे पूछा गया और यही हमें बताना है। देखो भैया, ऐसा है कि 46 है, 46 में से 11 कम कर दो, -11 कर दो, कितना आएगा 35। 35 में से -11 कर दो, कितना आएगा 35 में से -11 करेंगे तो आपका 24 आएगा, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, हमसे कहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज बैठते हैं, गिन लेते हैं। देखो, एक तो ये हो गया ये वाला, एक ये वाला हो गया 2, और एक पूरा हो गया ये बड़ा वाला 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। ठीक है, और एक ये बन गया ये वाला 7, और एक इन वाली भुजाओं को लेकर बन गया 8। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपके त्रिभुज हो जाएंगे 8 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कहा है 33 में, 33 में कह रखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में 415 को मिल्क इज नोट और 18 को हॉट सो और 895 का अर्थ है ग्रुप इज स्टडी टेस्टी, यानी सूप इज टेस्टी हो, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका होट है, तो होट से होट को काट दो, होट से होट को काट दिया तो यहाँ 5 से 5 को काट दो। भाई इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। आगे और क्या कट रहा है, सूप कट रहा, सूप है। देखो, सूप से सूप काट दो, तो इसका कोड क्या है 18, इसका ये, तो इसका 8 काट दो और इसका भी 8 काट दो। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ एक ही शब्द बचा, वो है टेस्टी। 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे एज से देखो, एज ये है, ठीक है, और एज ये है, एक ये है और एक ये है, ये सब कट जाते हैं ना। हमसे कह रखा है कि नीचे दिए गए निष्कर्ष का कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है कौन सा। देखो भैया, अगर हम बात करें, ये कह रहा है सभी कुत्ते बंदर हैं। लो जी, ये हमने बना लिए कुछ कुत्ते, ये हो गए कुत्ते। कह रहा है सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते बंदर हैं। लो जी, ये बना लिए बंदर। आगे क्या कह रहा है, कोई बंदर बिल्ली नहीं है, मतलब बिल्ली अलग हो गई, ये हो गई बिल्ली, म्याऊ, ये हो गई आपकी बिल्ली। ठीक है, अब देखो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो देखो कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई कुत्ता बिल्ली है, अरे भाई कुत्ता ये है बिल्ली ये है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा गलत। आगे कह रहा कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
अरे बिल्ली ये है, कुत्ता ये है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ले मेरी जान अब लगा जोर कितना लगागी। करो चलो, 20 सेकंड दिया आपको मैंने, बाकी मैं कराऊंगा, ठीक है, करो जल्दी। नहीं आया समझ में? देखो, 7 और 2 9 और 5 4 9, इन सब का योग आ रहा 18। 8 और 3 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 और 6 इनका योग भी आएगा 18। अब देखो यहाँ भी 18 आना चाहिए, तो कौन सी संख्या रखें पहले देख लो। 2 और 3 5, 5 और 7 12। अब 12 में क्या रखें जो 18 हो जाए, 6 रख दो, तो यहाँ पर 6 आएगा। ये क्या रखा है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो भैया बैठे रहने दो, क्यों परेशान करो किसी को। क्वेश्चन नंबर 36। पी बाएं से 14वें स्थान पर है, ठीक है, पी बाएं से 14वें स्थान पर है। लो जी देखो, ए यहां से है 14वें स्थान पर, कौन है, पी, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। क्यू जो है दाएं से 7वें स्थान पर है, क्यू। यदि 4 लड़के पी और क्यू के बीच में बैठे हों, 1 2 3 4, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं भैया? 14 वो हो गए, 7 ये हो गए, 4 वो हो गए। तो कैसे करेंगे? देखो, कुल मिलाकर के 25 आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा अब ये भी समझ लो। पी का स्थान बाएं से 14वां, और इनके बीच में कितने बैठे हैं, 14 और 4 कितने हो गए? देखो 14 ये है और 4 ये, कितने हो गए 19। और यदि हम बात करें तो एक इसका स्थान भी जोड़ दो, और भैया 19 और 7 कितने होते हैं, 19 और 7 26, एक इसका स्थान घटा देंगे 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक वाला। लो यहाँ से लो, यहाँ से ये कथन दिया है, ये पढ़ो कथन। बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। मतलब कोई बूथ है जहां पर मतलब आपका वोट डलते हैं, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, या कब्जा दिखाने के लिए, तो घटना को दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के लायक है, हकदार है, क्योंकि उसने तारीफ करी है, बताया है लोगों को। तो ये कह दिया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। रेडियो का उद्देश्य चीजों को उनके सही परिक्षेप में दिखाना है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो तारीफ का हकदार है। बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्रवाई का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो केवल निष्कर्ष पहला वाला आपका फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्या कहा है? दिए गए शब्दों का तार्किक क्रम व्यवस्थित कीजिए। कैसे? पेड़ है, पुस्तक है, कागज है,
और जिल्द साजी है। देखो भाई, पहले आएगा पेड़, पेड़ से निकलेगा कागज, कागज से बनेगी पुस्तक, और पुस्तक पर चढ़ाएंगे जिल्द। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। मतलब उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है? उसकी भांजी हो गई। उसकी भांजी हो गई। देखो कैसे, मैं अभी करके दिखाता हूँ। मतलब ये कोई आदमी है, यहाँ पर उसकी माँ है, ये हो गया आदमी, जगह कम है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो उसकी बहन आ जाएगी, यहाँ पर उसकी पुत्री आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी गुंजन। तो आदमी की बहन की बेटी उसकी भांजी लगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। देखो भाई कैसा करेंगे। अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक को भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अमन ऊपर से तीसरा है, अमन ऊपर से तीसरा है। यानी कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 है। यानी 1 2 3 4 5। अमन ऊपर से तीसरा है, यानी यहाँ पर आएगा अमन, ए फॉर अमन। अमन ऊपर से तीसरा है। आलोक दानिश और अमन के बीच में बैठा है, आलोक दानिश और अमन के, तो अमन ये है, और दानिश यहाँ बैठा दो, डी फोर दानिश, और यहाँ पर बैठा दो आलोक, ए फोर डबल ए बना दिया मैंने, आलोक। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, जबकि दानिश सबसे ऊपर न हो, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, वो तो सबसे नीचे आ गया, तो सबसे ऊपर कौन है? देखो भैया 3 आदमी तो बैठ गए, 2 आदमी रह गए। कौन रह गए? एक तो रह गया रोहित, और एक रह गया आपका सुरेश। तो रोहित या सुरेश, इन दोनों में से कोई एक है सबसे ऊपर। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो दिया है, दोनों में से कोई एक होगा, या तो रोहित होगा या फिर सुरेश होगा। अब ऑप्शन में यहाँ पर सुरेश भी दे दिया, यहाँ पर रोहित भी दे दिया, तो कहने का मतलब है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें कह रखा है कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दर्पण माने होता है शीशा, और जब शीशे में हम देखते हैं ना, तो कुछ नहीं होता, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आकृति इधर है, इधर वाली आकृति नीचे हो जाएगी, और इधर की इधर को, यानी कहने का मतलब ये है इसकी आकृति बनेगी ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रखा है इसमें कि सादृश्य को पूरा कीजिए। ये तो कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था भाई, ये क्वेश्चन कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था। क्या है इसमें? है देखो, पेज को किस चीज से कसेंगे? पेज को कसेंगे पेचकस से, ठीक है। पेज को पेचकस से, तो कील को किस चीज से ठोकेंगे? हथौड़े से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो टिक कर दिया है हथौड़ा, टेढ़ा हो गया ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या कहा है 43 में? देखो, निम्नलिखित आकृति में आयत शेप को दर्शाता है। आयत ये है, तो इसको लिख दो शेप। वृत्त कोरियोग्राफर को प्रदर्शित करता है, तो कोरियोग्राफर को वृत्त ये है, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर।
वहीं यदि हम बात करें, त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो त्रिभुज दिया है, ये लो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये गोताखोर, गोताखोर। आगे कह दिया है वर्ग अमेरिको को प्रदर्शित करता है। ये जो वर्ग है ये वाला, ये अमेरिको यानी अमेरिका के रहने वाले, अमेरिका, ये लो अमेरिको कर दिया। प्रदर्शित करता है अक्षरों का वह समूह उन अमेरिका को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर है या गोताखोर है। तो देखो भाई, या तो कोरियोग्राफर है या गोताखोर है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो देखो भैया, डी कोरियोग्राफर भी है और डी गोताखोर भी है और डी अमेरिका भी है और डी यहाँ पर ये रखा ऑप्शन नंबर इसमें। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, मुझे आवाज दो। तीन अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजे तो वह फिर कितने बजे बजेंगे? देखो भैया, 3 अलार्म है, 10 बजे, 10, 15 और 30 मिनट के अंतर पर बजा, यानी एक 10 मिनट पर बजता है, एक 15 मिनट पर, एक 30 मिनट पर बजता है। अगर वो सुबह को 9 बजे बजे हैं तो अगली बार कब बजेंगे? सुनो भैया, कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो, 10 और 15 और 30 का लैसे ले लो, इसका लैसे ले लो। जब लैसे आप लोगे तो कितना आ जाएगा? 30। 10, 15, 30 का लैसे जो सबसे बड़ी संख्या होती है 30 हो गया। 30 का मतलब होता है आधा घंटा। 9 बजे बजे हैं तो फिर आधे घंटे बाद बजेंगे। कहने का मतलब ये है 9:30 पर, मतलब 9:30 बजे बजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखो भैया कैसे करना है ये। देखो, इससे ये आया, इससे ये आया, फिर यहाँ पर क्या आएगा? देखो सुनो, ये आकृति यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गई तो ये वाला बन गया। देखो, यहाँ से यहाँ आ गई, ये बन गया। तो यहाँ से यहाँ आई, अब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये वाला बन गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से यहाँ पहुंची, अब आएगी यहाँ, यानी इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अब जीके के 20 क्वेश्चन चलेंगे। देखो, मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात माउंट ऑफ डेड। डेड माने मरा हुआ होता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा काल का इन में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का जो आपका नगर था वो कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था? तो वो था धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? महाजनी, महाजनी की हम बात करें तो ये वो है महाजनपद। तो जो महाजनपद थे इनका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है हमें वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाने वाली नदी की यदि मैं बात करूं तो वो है आपकी पेन्नार नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? देखो, अगर हम बात करें, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है और ये ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? मतलब यमुना की सहायक नहीं है कौन सी नदी, ये हमसे पूछा है। तो भैया सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिलती है,
ना कि यमुना में मिलती। ठीक है, तो 51 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। जबकि बेतवा, केन, चंबल ये यमुना में मिलती है क्योंकि यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या कहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भैया भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कि तेज, सशक्त और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। प्यार हमारा याद करोगे, हम न लौट के आएंगे, प्यार हमारा याद करोगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक की यदि हम बात करें तो वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। काय की समानता का वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 54 की यदि मैं बात करूं तो हैसियत और अवसर की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। यानी संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे ये पूछा है, तो वो थे MN राय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 में क्या कहा है कि संविधान के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा थी उसकी जो कई समितियां बनी थी, उन समितियों में से अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे ये पूछा है। तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया उप समिति, और उप समिति के अध्यक्ष है आपके HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या कहा है, प्रतिबल की SI इकाई क्या है। तो प्रतिबल की SI इकाई है आपकी पास्कल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 58 में कहा है दबाव का SI यूनिट क्या है। तो दबाव का SI यूनिट है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 59, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। तो जो पराध्वनि की जो गति है उसको किस चीज में मापा जाता है, ये हमसे पूछा है 59 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अवमूल्य का अर्थ क्या होता है। तो जो अवमूल्य है उसका अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। क्वेश्चन नंबर 61, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये जो देश का पहला राज्य बना वो था आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष 2023 की US ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का टूर्नामेंट किसने जीता था। तो ये जीतने वाले थे आपके ऑप्शन नंबर ए कोको गफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहा है कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता था। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 जो जीतने वाला देश था या टीम थी वो थी आपकी स्पेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो भैया ये कहा गया था रतन टाटा के लिए, मतलब रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो बनाया गया है वो आपका बंगलुरु में बनाया गया है, यानी कर्नाटक राज्य में। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की यदि मैं बात करूं तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं उपयोगकर्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो इसमें कहा है कि आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भैया आईसी के वर्गीकरण के आधार की यदि मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो इसमें कहा है कि एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निब्बल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा है कि सॉफ्टवेयर बग, ठीक है, को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने का नया जो प्रोग्राम होता है वो कहलाता है आपका पेज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, कंप्यूटर चले आए, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे मेरी जान। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो भैया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मैं पहले प्रैक्टिस सेट को पहले मैं खुद से हल करता हूँ, मैं सोल्व करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सोल्व कराने के लिए बैठता हूँ। अच्छा तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक है? कर दो यार, एक लाइक तो कर ही दो, क्या होता है। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा टोना, मेरा पतीली, मेरा भगोना, कर दो यार लाइक। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? यानी जो अगर विंडो 10 है, एप्लीकेशन खुले हुए हैं, उनको स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक सोर्स प्रोग्राम है, मतलब एक सोर्स प्रोग्राम है, कैसा है, किसका है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 73 में। तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है ये। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, यानी 74 की। इसमें क्या कहा है? ये कह रखा कंप्यूटर हैकर है। देखिए कंप्यूटर हैकर कौन होते हैं? कंप्यूटर हैकर वो होते हैं जो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर का सुरक्षा का पालन नहीं करते हैं, मतलब जो दूसरे की चीजों को हैक कर लेते हैं वो हैकर कहलाते हैं। सफारी है एक, अगर हम बात करें सफारी की, तो भैया सफारी एक वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की यदि हम बात करें तो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 77, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+K, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 78, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहते हैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहा है कि MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य ग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो MS वर्ड जो है इसका मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी टॉप। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद यूपीजी के चलेगा, ठीक है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 80 में कि एक डेटाबेस में फील्ड होती है तो सभी यानी जानकारी की श्रेणी होती है इसमें, ठीक है। अब यूपीजी के क्वेश्चन चलेंगे, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन खत्म करने हैं मेरी जान, जरा बैठी रहो, अभी करते हैं, ठीक है। चलिए मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं प्यार करता हूँ आप लोगों से, आप भी मुझसे प्यार करो, इसलिए मैं प्यार में बोल देता हूँ, ठीक है। बच्चे दिल पे मत लेना। क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये जो जोश है ये मलिहाबाद में है, ठीक है। रघुपति सहाय फिराक ये कानपुर में
नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन खत्म करने हैं, ज़्यादा व्याख्या मैं करूँगा नहीं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो की गई थी वो 1974 में की गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम का बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो हस्तिनापुर है, जो कि आपका मेरठ में पड़ता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो इसमें क्या पूछा है हमसे? 85 में पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो किसान समृद्धि आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो 2017 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा? मतलब जो अर्जुन बांध नहर है, इससे जो है हमीरपुर जिले को पानी मिलता है, इससे लाभ होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, तो जैसे ये आ गया उत्तर दक्षिण और ये चला गया पश्चिम पूर्व, तो ये गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, ये हमसे पूछा है। तो ये मिलते हैं आपके झांसी में। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो इसमें कह रखा कार्तिक एक लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का है, कहाँ का है, ये हमसे पूछा गया है। तो बुंदेलखंड का भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। देखो भैया, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, तो जो आपका हारमोनियम वादक है ये श्री राम श्रीवास्तव, ठीक है। और ब्रज में रास नृत्य होता है, ठीक है। और बिरहा तुम्हारा मिर्जापुर में नहीं होता, ये ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, लो जी, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा दिया, कर देता हूँ अभी, देखो। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 90, देखो, बटेश्वर मेला लगता आपका आगरा में, तो सी का हो जाएगा पहला। अब देख लो सी का पहला, ये दे रखा सी और डी में। आगे यदि हम बात करें तो हल्के हल्के देख लो पहले, है जी। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी पाटन मेले की अगर हम बात करें ए का, तो ये लगता है आपका देवी पाटन मेला बलरामपुर में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो और यदि हम बात करें तो ए का दूसरा कौन से मिल गया है? ए का दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल गया है, ये ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इसमें क्या कहा है? इसमें कह रखा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो आयोजित की गई थी, यानी स्थापित की गई थी, वो की गई थी आपकी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कह रखा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में, वो आपका चित्रकूट में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कहा है कि अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो आलू की बात कर रहा है, और आगरा में होता है आलू सबसे ज़्यादा, तो ये ही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें क्या कहा है? क्या रखा है कि CSIR-NVRI लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इस कमल की
जो कमल है ना, कमल फूल है, इसकी नई प्रजाति का जो नाम रखा गया है भैया, वो रखा गया आपका नमो 108, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, तो कोई खास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कोई खास नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। इसमें कहा है अगस्त 2023 में प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कार्यकाल की कायाकल्प कायाकल्प परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 96, तो 55 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ये कह रखा है इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। लो भाई अभी किए देते हैं मिलान। इधर तो दिया संस्थान, इधर दिया स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 है ये हमारा, तो देखो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सब्जी की अगर मैं बात करूं, तो ये भैया तुम्हारी होनी चाहिए वाराणसी में। तो पहले का तो हो जाएगा आपका नंबर 4। अब पहले का चौथा 1 में है, और किस में है? 4 में है। तो कोई एक और मिलाओ, देखो यानी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगर ये नहीं तो इतना तो पता ही होगा कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दलहन है आपका कानपुर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका हो जाएगा दूसरा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इधर तो दिया उद्योग का नाम और इधर दिया स्थिति, यानी कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 98 में हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का है। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। आपको ये बताना है डार्लिंग कि क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर ये है, ठीक है। यानी चमड़े का सामान कहाँ पर, बहुत हल्का भी है, चमड़े का सामान कहाँ पर बनता है? और चलो इतना तो बता दूं, चमड़े का सामान आपका कानपुर में बनता है, ठीक है, मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इसमें कहा है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मतलब जो सारनाथ है ये कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये हमसे पूछा है 99 में। तो गंगा और वरुणा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सीज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी तक आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मदद यदि हमें मिल जाए तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आप लोगों के प्यार की हमें ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भैया जब आप सब्सक्राइब करो तो साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ एक बात और, उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आएंगे, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डेली प्रैक्टिस सेट। आप जो है प्लेलिस्ट देखना कि यूपी स्पेशल, ठीक है, जीके, यूपी जीके प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है एक। क्या बनी हुई है? प्लेलिस्ट किस नाम से? यूपी जीके प्रैक्टिस सेट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ छांट छांट के उसमें में, जो किसी न किसी भर्ती में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी जी के प्रैक्टिस सेट, प्ले लिस्ट खोलना और उनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट पर नंबर लाना है तो यूपी को ज़रूर अपनाना है, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को लाइक तो कर दो यार। चलो अब लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, और लाइक करने के बाद अपने स्टेटस पर लगा लो, ठीक है। इसको स्टेटस पर लगा लो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर दो, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश के
विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जिसको सीज बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी है ये हमसे पूछा है, तो 31 है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।